इंसान की जिंदगी में भी प्रतिद्वंदिता होती है और यह प्रतिद्वंदिता तब और भी मुश्किल हो जाती है जब अंदर होती है। जब इंसान बाहर से तो मजबूत लेकिन अंदर से किस दर्द से गुजर रहा है, इसे सिर्फ वह महसूस कर सकता है। प्रेम का भी बंटवारा होता है। आप सोच रहे होंगे कि यह प्रेम का बंटवारा क्या है। सुभाष चंद्र बोस पहले देश प्रेम के अभिभूत होकर खुद को समर्पित कर डालते हैं। ऐसे में उनके जीवन का कोई और लक्ष्य रह ही नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार होता है। वे प्यार का इजहार करते हैं, प्रेम को जीते हैं, प्रेम में तड़पते हैं, प्रेम के विरह और प्रेम के आगोश को महसूस करते हैं और उस प्रेम से पिता बनते हैं। लेकिन उनके जीवन को जिस स्त्री ने प्रेम से सजाया, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, न केवल सुभाष चंद्र बोस के लिए बल्कि देश प्रेम के लिए। सुभाष चंद्र की जो विचारधारा थी, जो भावना थी, उस पर उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। महज 3 साल के प्रेम को दिल में न केवल संजो कर रखा बल्कि आजीवन उन्होंने यह भी छिपाया कि वे जिस बच्चे को पाल रही हैं उसका पिता कौन है। इसे उन्होंने पूरी दुनिया से छिपाया। एक स्त्री ने अपने प्रेम के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा दिया। काफ़ी सालों बाद पता चला कि जिस बच्ची को वे केवल अपना नाम दी हुई थी, वे सुभाष चंद्र बोस की बेटी हैं। अगर इतिहास को देखा जाए तो अनगिनत मौके रहे हैं जब स्त्री अपने अस्तित्व के आगे बड़े से बड़ा सुख न्यौछावर करती हुई नजर आई है। अब बात शुरू से। यह कहानी सुभाष चंद्र बोस की तो है ही, उस लड़की की भी है जो एक आसान सी जिंदगी चुन सकती थी, जो रोमांस और आनंद का जीवन चुन सकती थी, आजीवन प्रेम को चुन सकती थी। लेकिन उन्होंने चुना तो महज 3 साल का प्रेम। ऐसा नहीं था कि वे नहीं जानती थी कि सुभाष चंद्र बोस से प्रेम करने का अंजाम क्या होगा। उन्हें आजीवन प्रेम भी नहीं मिलेगा, लेकिन विचारधारा और महान उद्देश्य के सामने ऐसे सुख बहुत छोटे महसूस होते हैं। उनके लिए यह काफ़ी था कि वे सुभाष चंद्र बोस की प्रेमिका हैं, उनकी पत्नी हैं। अपने प्रेम के बदले में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से कभी कुछ नहीं लिया। एक स्त्री की पहचान समाज में उसके पति और पति के घर से होती है, लेकिन उन्होंने एक झटके में उसे भी त्याग दिया। उन्होंने उस इंसान से प्रेम किया जो खतरों से खेलता था, जिसके नाम के आगे देशद्रोही लगा था और जिसे किसी भी पल अपने जान की आहुति देनी थी। क्या ऐसे इंसान से प्रेम करना साधारण है? क्या उनका प्रेम साधारण था? उम्र में 14 साल बड़े इंसान से प्रेम करने वाली यह लड़की एमिली थी, जिनसे सुभाष चंद्र की मुलाकात तब होती है जब वे द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखना चाहती है। इसके लिए टाइपराइटर की ज़रूरत थी। इंटरव्यू के दौरान दूसरे उम्मीदवार के तौर पर 23 साल की एमिली सेनकल से उनकी मुलाकात 1934 में होती है। तब सुभाष चंद्र बोस 37 साल के थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। इलाज के लिए उनको यूरोप भेजा गया था, जिसका सारा खर्चा उनके परिवार को ही देना था। यहाँ उन्होंने तय किया कि इलाज के साथ यूरोप में रह रहे भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट करेंगे और वियना में उनकी मुलाकात इसी काम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में एमिली से होती है। सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के पोते सुगत बोस ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर हिज मैजेस्टी अपोनेंट सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियाज स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर किताब लिखी है। इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पहले भी सुभाष चंद्र बोस को प्रेम और शादी के ऑफर मिले थे, लेकिन उन्होंने किसी में दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन एमिली के व्यक्तित्व के आगे उनका अकेलापन फूट पड़ा। वे प्रेम भावना की गिरफ्त में
आ चुके थे। एमिली के प्रेम ने उनके मानस पटल पर एक छाप छोड़ दी थी। एमिली के व्यक्तित्व के आगे उनकी प्रेम भावना बढ़ने लगी, मानो एमिली ने उन पर जादू सा कर दिया है। सुगत बोस ने अपनी पुस्तक में एमिली के हवाले से लिखा है, प्यार की पहल सुभाष चंद्र बोस की ओर से हुई थी और धीरे धीरे हमारे रिश्ते रोमांटिक होते गए। 1934 के मध्य से लेकर मार्च 1936 के बीच ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में रहने के दौरान हमारे रिश्ते मधुर होते गए। 26 जनवरी 1910 को ऑस्ट्रिया के एक कैथोलिक परिवार में जन्मी एमिली के पिता को ये पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी भारतीय के यहाँ काम करे, लेकिन जब वे लोग सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उनके व्यक्तित्व के कायल हुए बिना नहीं रहे। जाने माने एकात्मिक विद्वान रुद्रांशु मुखर्जी ने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के जीवन को तुलनात्मक रूप से पेश करते हुए एक पुस्तक लिखी है, नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स। पेंगुइन इंडिया से प्रकाशित इस पुस्तक में एक चैप्टर है, टू वुमेन एंड टू बुक्स। इसमें बोस और नेहरू के जीवन पर उनकी पत्नियों की भूमिका को रेखांकित किया गया है। मुखर्जी ने इसमें लिखा है, सुभाष और एमिली ने शुरुआत से ही स्वीकार कर लिया था कि उनका रिश्ता बेहद अलग और बेहद मुश्किल होने वाला है। एक दूसरे को लिखे खतों में दोनों एक दूसरे के लिए जिस संबोधन का इस्तेमाल करते हैं उससे ये जाहिर होता है। एमिली उन्हें मिस्टर बोस लिखती हैं, जबकि बोस उन्हें मिस सेंकल या पर्ले सेंकल। ये हकीकत है कि पहचान छुपा कर रहने की बाध्यता और सैनिक संघर्ष में यूरोपीय देशों से मदद मांगने के लिए भाग दौड़ करने के चलते सुभाष अपने प्यार भरे रिश्ते को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतते थे। लेकिन एमिली को लेकर उनके अंदर कैसा भाव था, इसे इस पत्र से समझा जा सकता है, जिसे आप सुभाष चंद्र बोस का लिखा लव लेटर भी कह सकते हैं। ये निजी पत्र पहले तो सुभाष चंद्र बोस के एमिली को लिखे पत्र के संग्रह में शामिल नहीं था। इस पत्र को एमिली ने खुद शरद चंद्र बोस के बेटे शिशिर कुमार बोस की पत्नी कृष्णा बोस को सौंपा था। 5 मार्च 1936 को लिखा यह पत्र इस तरह से शुरू होता है, माय डार्लिंग, समय आने पर हिम पर्वत भी पिघलता है, ऐसा भाव मेरे अंदर अभी है। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, ये बताने के लिए कुछ लिखने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। जैसा कि हम एक दूसरे को आपस में कहते हैं, माय डार्लिंग, तुम मेरे दिल की रानी हो, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इसमें बोस आगे लिखते हैं, मुझे नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होगा। हो सकता है पूरा जीवन जेल में बिताना पड़े, मुझे गोली मार दी जाए या मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। हो सकता है मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊँ, हो सकता है कि कभी पत्र नहीं लिख पाऊँ, लेकिन भरोसा करो, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मेरी सोच और मेरे सपनों में रहोगी। अगर हम इस जीवन में नहीं मिले तो अगले जीवन में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इस पत्र के अंत में बोस लिखते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर की औरत को प्यार करता हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। तुम पहली औरत हो जिससे मैंने प्यार किया। पत्र के अंत में सुभाष चंद्र बोस ने इस पत्र को नष्ट करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन एमिली ने इस पत्र को काफ़ी संभाल कर रखा। जाहिर है एमिली के प्यार में सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह गिरफ्तार हो चुके थे। इस बारे में सुभाष चंद्र बोस के घनिष्ठ मित्र और राजनीतिक सहयोगी ACN नामबियर ने सुगत बोस को बताया था। सुभाष एक आइडिया वाले शख्स थे, उनका ध्यान केवल भारत को आज़ादी दिलाने पर था। अगर भटकाव की बात करें तो केवल एक मौका आया जब उन्हें एमिली से मोहब्बत हुई। वे उनसे बेहद प्यार करते थे, डूब कर मोहब्बत करने जैसा था उनका प्रेम। सुभाष चंद्र की मनोदशा उस दौरान किस तरह की थी, ये अप्रैल या मई 1937 में एमिली को भेजे एक पत्र से जाहिर होता है, जो उन्होंने कैपिटल अक्षर में लिखा है। उन्होंने लिखा था, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लिखने को सोच रहा था,
लेकिन तुम समझ सकते हो कि मेरे लिए तुम्हारे बारे में अपने मनोभावों को लिखना कितना मुश्किल था। मैं तुम्हें केवल ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं पहले था वैसा ही अब भी हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था। तुम हमेशा मेरे साथ हो। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें ये भी नहीं बता सकता कि इन महीनों में मैं कितना दुखी रहा, अकेलापन महसूस किया। केवल एक चीज़ मुझे खुश रख सकती है, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या ये संभव होगा। इसके बाद भी दिन रात मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सही रास्ता दिखाएं। इन पत्रों में जाहिर अकुलाहट के चलते ही जब दोनों अगली बार मिले तो सुभाष और एमिली ने आपस में शादी कर ली। ये शादी कहाँ हुई, इस बारे में एमिली ने कृष्णा बोस को बताया कि 26 दिसंबर 1937 को उनकी 27वीं जन्मदिन पर यह शादी ऑस्ट्रिया के बाद गास्टिन में हुई थी, जो उन दोनों का पसंदीदा रिजॉर्ट हुआ करता था। हालांकि दोनों ने अपनी शादी को गोपनीय रखने का फैसला किया। कृष्णा बोस के मुताबिक एमिली ने शादी का दिन बताने के अलावा कोई दूसरी जानकारी शेयर नहीं की। हाँ, अनीता बोस ने उन्हें ये जरूर बताया कि उनकी मां ने ये बताया था कि शादी के मौके पर उन्होंने आम भारतीय दुल्हन की तरह माथे पर सिंदूर लगाया था। ये शादी इतनी गोपनीय थी कि उन्हें उनके बाद गास्टिन रहने के दौरान ही उनके भतीजे अमीय बोस भी उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें एमिली महज अपने चाचा के सहायक भर लगी थी। इस शादी को गोपनीय रखने की संभावित वजहों के बारे में रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है। बहुत संभव रहा होगा कि सुभाष चंद्र बोस इसका असर अपने राजनीतिक कैरियर पर नहीं पड़ने देना चाहते होंगे। किसी विदेशी महिला से शादी की बात आने पर उनकी छवि पर असर पड़ सकता था। रुद्रांशु की इस आशंका को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। शरद चंद्र बोस के सचिव रहे और अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक नीरज सिंह चौधरी ने 1989 में डाई हैंड ग्रेट अर्नाक इंडिया 1921 से 1951 में लिखा है। यह उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा हिस्सा था, लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तब मुझे झटका लगा। बहरहाल 3 बार सांसद रहीं और शरद चंद्र बोस के बेटे शिशिर कुमार बोस की पत्नी कृष्णा बोस ने सुभाष और एमिली की प्रेम कहानी पर अ ट्रू लव स्टोरी एमिली एंड सुभाष लिखी है, जिसमें सुभाष और सेंकल के बीच के प्रेम संबंधों का दिलचस्प विवरण मिलता है। सुभाष चंद्र बोस एमिली को प्यार से बाघिनी कहकर भी बुलाया करते थे। हालांकि इस बात के भी उदाहरण मिलते हैं कि एमिली इंटेलेक्ट के मामले में सुभाष के आसपास भी नहीं थी, अर्थात बुद्धिमानी के मामले में, और सुभाष चंद्र बोस जब तक इसे जाहिर भी करते थे। कृष्णा बोस के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि एमिली भारत के तब के कुछ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए वियना से रिपोर्ट लिखने का काम शुरू करे। सुभाष चंद्र के कहने पर एमिली ने द हिंदू और मॉडर्न रिव्यू के लिए कुछ लेख लिखे थे, लेकिन वो समाचारों के विश्लेषण करने में सहज नहीं थी। सुभाष कई बार उनसे कहा करते थे, तुम्हारा लेख ठीक नहीं था, उसे नहीं छापा गया। उसकी झलक एक और जगह देखी जा सकती है। 12 अगस्त 1937 को लिखे एक पत्र में सुभाष एमिली को कहते हैं, तुमने भारत के बारे में कुछ किताबें मंगाई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन किताबों को तुम्हें देने का कोई मतलब है। तुम्हारे पास जो किताबें हैं वो भी तुमने नहीं पढ़ी हैं। जब तक तुम गंभीर नहीं होगी तब तक पढ़ने में तुम्हारी दिलचस्पी नहीं होगी। वियना में तुम्हारे पास कितने ही विषयों की किताबें जमा हो गई हैं, पर मुझे मालूम है तुमने उन सब को पलट कर नहीं देखा होगा। बावजूद इसके हकीकत यही है कि सुभाष चंद्र बोस और एमिली एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। 1934 से 1945 के बीच दोनों का साथ महज 12 साल का रहा और इसमें भी दोनों साथ में 3 साल से भी कम रह पाए। इन दोनों की प्रेम की निशानी के तौर पर 29 नवंबर
1942 को एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम अनीता रखा गया। इटली के क्रांतिकारी नेता गैरिबाल्डी की ब्राजीली मूल की पत्नी अनीता गैरिबाल्डी के सम्मान में। अनीता अपने पति के साथ कई युद्धों में शामिल हुई थी और उनकी पहचान बहादुर लड़ाका की रही है। सुभाष चंद्र बोस अपनी बेटी को देखने के लिए दिसंबर 1942 में वियना पहुंचते हैं और इसके बाद अपने भाई शरद चंद्र बोस को बंगाली में लिखे खत में अपनी पत्नी और बेटी की जानकारी देते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस उस मिशन पर निकल जाते हैं जहां से वो फिर एमिली और अनीता के पास कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन एमिली सुभाष चंद्र बोस की यादों के सहारे 1996 तक जीवित रहीं और उन्होंने एक छोटे से ताड़ घर में काम करते हुए सुभाष चंद्र बोस की अंतिम निशानी अपनी बेटी अनीता बोस को पाल पोस कर बड़ा कर जर्मनी का मशहूर अर्थशास्त्री बनाया। इस मुश्किल सफर में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के परिवार से किसी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने जिस गोपनीयता के साथ अपने रिश्ते की भनक दुनिया को नहीं लगने दी थी, उसकी मर्यादा को भी पूरी तरह से निभाया।